देखिए अपन इसमें सदिश और सदिश के जो क्वेश्चन थे अपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी रहता है बुक का तो आप उसे सोल्व करें, क्योंकि क्वेश्चंस ही फिजिक्स की जान है। जो न्यूमेरिकल्स अपने सोल्व किए थे लगभग अपन ने सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप उसे ज़रूर देखें। अब उस सदिश के क्वेश्चनों के बाद अपनी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है वो है किसी समतल में गति। तो देखिए छोटा सा बिंदु है, किसी समतल में गति। अगर अपन किसी समतल में गति की बात करें तो यहां अपन उसके स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, वेग जिसके अंदर औसत वेग, ताक्षणिक वेग, त्वरण, औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण और गति के समीकरणों को अपन देखेंगे। और वो गति के समीकरण अपन देखेंगे द्विविमीय के रूप में, यानी कि 2D के रूप में अपन उसे देखेंगे। इससे पहले का जो थर्ड चैप्टर था उसके अंदर अपन 1D के रूप में देखा था, एक विमीय के रूप में। तो देखिए किसी समतल में गति, इसमें एक लाइन अपन लिख लें कि एक समतल में गति हमेशा द्विविमीय गति होती है। तो यूं कह सकते हैं एक समतल में गति द्विविमीय गति है। देखो एक समतल में गति, एक समतल में गति एक समतल में गति द्विविमीय गति है तथा द्विविमीय गति को वर्णित करने के लिए सदिश विधि सबसे क्या है, सक्षम मानी गई है। तो ये अपन लेते हैं एक समतल में गति द्विविमीय गति है जिसको वर्णित करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको वर्णित करने के लिए सदिश विधि, जो सदिश अपन पढ़ चुके हैं वो के लिए सदिश विधि उपयुक्त मानी गई है। अब देखिएगा ध्यान रहे, समतल में जो भी गति होती है वो सदैव द्विविमीय गति होती है और उस द्विविमीय गति को वर्णित करने के लिए अपन ने सदिश विधि को सबसे उपयुक्त माना गया है, जो अपन सदिश पढ़ चुके हैं। और ध्यान रहे उसी का अपन इसमें वर्णन करेंगे। अब इसमें अपने पास समतल में गति में सबसे पहला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो है स्थिति सदिश तथा विस्थापन। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश तथा विस्थापन, ये टॉपिक ध्यान रहे, यही टॉपिक अपन एक बार पहले इसी अध्याय के शुरू में पढ़ चुके हैं, लेकिन बुक में यहां भी दिया हुआ है तो अपन यहां इसे वापस से देख रहे हैं, लेकिन यहां इसका मेथड अलग है। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें जान लें स्थिति सदिश को। वैसे चैप्टर के शुरुआत में अपन पढ़ चुके हैं। देखिए भाई स्थिति सदिश होता क्या है, अपन यहां पर बात करेंगे किसी समतल के संदर्भ में ये बात करेंगे। तो मैं कह सकता हूं द्विविमीय तल में वस्तु की स्थिति, द्विविमीय तल में, या यूं कह सकते हैं किसी समतल में द्विविमीय तल में वस्तु की स्थिति, तल में किसी वस्तु की स्थिति, द्विविमीय तल में किसी वस्तु की स्थिति समय स्मॉल टी पर, समय कह दूं या क्षण कह दूं, द्विविमीय तल में किसी वस्तु की स्थिति समय स्मॉल टी पर, स्थिति सदिश समय स्मॉल टी पर समय स्मॉल टी पर स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के द्वारा व्यक्त की जाती है। स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के द्वारा स्थिति समय स्मॉल टी पर स्थिति सदिश स्मॉल आर वेक्टर के द्वारा क्या है व्यक्त की जाती है। देखो कैसे व्यक्त की जाती है, जैसे
जैसे अपन यूँ ले लें कि किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, देखिएगा भाई मैं इधर कोने में बना रहा हूँ इस साइड में, x y और ये मूल बिंदु है। जैसे कोई कण यहां स्थित है किसी बिंदु P के ऊपर, तो यहां इस मूल बिंदु से इसकी ये जो स्थिति को अपन व्यक्त कर रहे हैं, यही इसका क्या बन गया है, वही स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर बन गया है। अगर मैं इसके निर्देशांक की बात करूं, मूल बिंदु के निर्देशांक है 0 0, और यहां इधर देखो इस बिंदु P के अगर निर्देशांक की अगर मैं बात करता हूं तो इसके निर्देशांक हैं x y, क्योंकि ये किसी तल में स्थित है और तल में हमेशा दो अक्ष होते हैं x और y। देखिएगा ये तो मैंने यहां ले लिया है, तो ये तो हो गया है भैया x, ये लो, ये तो मेरे पास हो गया है ये, इधर भी मैं लम डाल के अगर यूँ लेता हूं तो आप गौर कीजिएगा यहाँ O A ये बिंदु B, तो ये मेरे पास क्या बन गया है y, ये लो। तो यही बात मुझे इसमें लिख दिए हैं। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि द्विविमीय तल में किसी वस्तु की स्थिति समय स्मॉल t पर स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर के द्वारा क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। जैसे अब इसी की कहानी लिखूंगा, जैसे यदि स्थिति स्मॉल r वेक्टर के द्वारा व्यक्त की जाती है, जैसे यदि कोई वस्तु, जैसे यदि कोई वस्तु यूं इस प्रकार लेता हूं, चित्रानुसार स्थित है। कोई वस्तु किसी बिंदु P पर स्थित है, जैसे कोई वस्तु चित्रानुसार, जैसे कोई वस्तु चित्रानुसार किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर बिंदु P पर स्थित है। जैसे यदि कोई वस्तु चित्रानुसार किसी समय स्मॉल t पर बिंदु P पर स्थित है, या यूं कह सकते हैं के द्वारा, जैसे यदि कोई वस्तु चित्रानुसार किसी समय स्मॉल t पर बिंदु P पर इसके निर्देशांक को लिख देते हैं, बिंदु P पर जिसके निर्देशांक, बिंदु P पर जिसके निर्देशांक x y है पर स्थित है। देखिए भाई, किसी बिंदु P पर जिसके निर्देशांक क्या है, x y है, पर स्थित है, तो वस्तु के समय स्मॉल t पर, तो वस्तु की समय स्मॉल t पर बिंदु O के सापेक्ष, तो वस्तु के समय स्मॉल t पर बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष स्मॉल t समय पर बिंदु O के सापेक्ष बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर से व्यक्त होगी। ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया है, यानी कि उसकी स्थिति OP वेक्टर से अपन क्या करेंगे, इसे व्यक्त कर देंगे। अब देखिएगा भाई, इसी डायग्राम से सारी बातें मैंने इसमें लिख दी हैं कि द्विविमीय तल में किसी वस्तु की स्थिति समय स्मॉल t पर स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर के द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे यदि कोई वस्तु चित्रानुसार किसी समय स्मॉल t पर बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, कोऑर्डिनेट क्या है, x y है, x y है, पर स्थित है, तो वस्तु की समय स्मॉल t पर बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OP वेक्टर से क्या होगी, व्यक्त होगी। अब इस OP वेक्टर को आप गौर कीजिएगा, यहां मैं त्रिभुज का सदिश संयोजन का नियम लगा सकता हूं। जैसे मान लिया ये तो x है और ये क्या है, y है, तो इन दोनों का संयोजन क्या हो रहा है, r वेक्टर, ये परिणाम ही आ रहा है इसका, तो स्थिति सदिश स्मॉल r वेक्टर हो गया। तो यही मैंने यहां लास्ट में लिखा है कि स्थिति सदिश OP वेक्टर से क्या होगी, ये व्यक्त होगी। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो OP वेक्टर है इसे मैं व्यक्त कर रहा हूं किससे, स्मॉल r वेक्टर से, यही स्थिति सदिश हो गया। अब देखिएगा,
अब सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से, भाई सदिश के नियमों से ही अपन इसकी सारी बातें लिखेंगे। तो सदिश संयोजन त्रिभुज नियम में कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिशों द्वारा व्यक्त हो रही है, ये एक्स और ये वाई से, तो परिणामी सदिश की विपरीत क्रम में ये आ गया। तो देखो सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, बिल्कुल ऐसा लिखा सकता है, ओपी वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, इस रूप में आप लिख सकते हैं। और इसी को आप चित्रानुसार यो भी कह सकते हैं, ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, स्मॉल आर वेक्टर है, और ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, एक्स वेक्टर है, और एपी वेक्टर का मतलब क्या है, वाई वेक्टर, ये इसके पैरेलल ही तो आ रहा है। तो यहां अपन ने इसे इस प्रकार से लिख दिया है, या इसे आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर का मतलब है एक्स आई केप, वाई वेक्टर का मतलब है वाई जे केप, ये लीजिए। ये अपन ने स्थिति सदिश को यहां इस प्रकार व्यक्त कर दिया है। तो देखो एक पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है, स्थिति सदिश। अब इसी में अपन जानेंगे अगला टॉपिक विस्थापन। तो देखिए भाई विस्थापन है क्या, उसकी अपन चर्चा और करते हैं। देखिएगा अब अपन इसके अंदर जान रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विस्थापन सदिश। देखिए भाई विस्थापन सदिश क्या है, स्थिति सदिश में जो परिवर्तन होता है, मान लिया कि कोई वस्तु या कोई कण एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर गया, तो ये जो परिवर्तन आ रहा है ये परिवर्तन ही क्या है, विस्थापन। यानी अंतिम बिंदु की स्थिति और प्रारंभ बिंदु की स्थिति का जो अंतर है वही क्या है, विस्थापन है। तो आप सिंपल इसमें यो कह सकते हैं विस्थापन सदिश में कि स्थिति में परिवर्तन विस्थापन के तुल्य होता है। स्थिति में परिवर्तन विस्थापन के तुल्य होता है। क्या लिखा मैंने, स्थिति में जो परिवर्तन है वो विस्थापन के तुल्य होता है। इसलिए देखिए स्थिति में परिवर्तन विस्थापन के तुल्य होता है, इसलिए द्विविमीय गति में किसी वस्तु का विस्थापन, इसलिए द्विविमीय गति में किसी वस्तु का विस्थापन, इसलिए द्विविमीय गति में किसी वस्तु का जो विस्थापन होगा वो किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, वो ये बनेगा। तो मैंने लिखा है इसलिए द्विविमीय गति में किसी वस्तु का विस्थापन निम्न सूत्र से, विस्थापन निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए द्विविमीय गति में किसी वस्तु का विस्थापन निम्न सूत्र से अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र क्या है देखिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, विस्थापन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप काम में डायरेक्ट ले सकते हैं, अंतिम स्थिति माइनस
प्रारंभिक स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये आपको विस्थापन ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सूत्र है। सिंपल सा, ये आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन इज इक्वल टू अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसे अपन यूज करेंगे। अब देखिएगा कैसे, आप ध्यान दीजिए। वही एक सिंपल में ले लेता हूं, x y, ये मूल बिंदु मैंने ले लिया है। जैसे किसी कण की स्थिति मैंने मान लिया कि स्मॉल t1 समय पर, देखो t1 समय पर स्थिति में ले रहा हूं r1 और t2 समय पर मैं स्थिति ले रहा हूं r2, तो विस्थापन क्या होगा? देखो मैंने मान लिया कि किसी कण की स्थिति स्मॉल t1 पर स्मॉल r1 वेक्टर है और वो यहां है। इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं पॉइंट नंबर, इसे a भी कह सकता हूं, p और q भी कह सकता हूं, उससे कोई चेंज नहीं आने वाला। और मैंने मान लिया स्मॉल t2 समय पर उसकी स्थिति यहाँ b हो गई है और स्थिति सदिश है स्मॉल r2 वेक्टर। अगर वो इस समय अंतराल t2 माइनस t1 में a से b पर आ जाता है तो उसका विस्थापन सदिश क्या होगा? r2 माइनस r1 इज इक्वल टू डेल्टा r, यही वो लिखा जाएगा। या सदिश रूप में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा r वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से अपन व्यक्त कर देते हैं। अगर किसी कण की स्थिति बिंदु a पर था, a से वो b पर आया, किसी समय t1 पर था, तो ऐसी स्थिति में उसका विस्थापन a से b पर आया, तो प्रारंभिक बिंदु ये था, अंतिम बिंदु ये हो गया। तो अंतिम बिंदु की स्थिति यानी r2 वेक्टर, प्रारंभिक बिंदु की स्थिति r1, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यही क्या बन जाएगा? इसका विस्थापन बन जाएगा। तो देखिए, अगर यही इसका विस्थापन बन जाता है इस फॉर्मूले से, तो अपन आगे कैसे कह सकते हैं? देखो लिख दें अपन इसी के बारे में, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय स्मॉल t1 पर, समय स्मॉल t1 पर स्मॉल r1 तथा समय स्मॉल t2 पर तथा स्मॉल t2 पर स्मॉल r2 हो, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय t1 पर स्मॉल r1 तथा समय t2 पर स्मॉल r2 हो, तो समय t1 से t2 तक, तो समय t1 से t2 तक, तो समय t1 से t2 तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, t1 से t2 तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो समय t1 से t2 तक, तो समय t1 से t2 तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, अर्थात यो कह सकते हैं समय अंतराल, समय अंतराल कितना हो गया भाई? t1 से t2 तक आया है, तो समय अंतराल हो गया है t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं डेल्टा t में वस्तु का विस्थापन, क्या लिखा जाएगा? डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बिल्कुल इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहां अपने पास ये जो कॉन्सेप्ट आ गया, अपन ने विस्थापन और स्थिति सदिश दोनों को अपन ने इसमें जान लिया है। वैसे एक बार पहले भी अपन इसको पढ़ चुके थे, लेकिन बुक में जिस क्रम से जिस तरीके से दिया है अपन ने वापस से उसी प्रकार से कर दिया, क्योंकि अपन अपनी जो सरकारी जो बुक अपन को गवर्नमेंट बुक जो दी गई है, जो एनसीईआरटी की बुक है, अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के सीक्वेंस में
टॉपिक और क्वेश्चंस को अपन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन इसमें जानेंगे वो है वेग। वेग में भी अपन औसत वेग और ताक्षणिक वेग दोनों को ही अपन पढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है वेग। देखिए भाई नेक्स्ट टॉपिक अपन जान रहे हैं, इसके अंदर वेग यानी कि वेलोसिटी। अब ये समतल में गति के आधार पर वेग को समझेंगे अपन। ध्यान रखना, एक विमीय गति में तो अपन वेग को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं इसे द्विविमीय गति के आधार पर वेग को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वेग अपन कहेंगे किसे, यहां द्विविमीय गति में यूं कह सकते हैं अपन, द्विविमीय गति में किसी वस्तु का वेग, गति में किसी वस्तु का वेग, द्विविमीय गति में किसी वस्तु का वेग उसके विस्थापन की दर के बराबर होता है। वस्तु का वेग उसके विस्थापन की दर के बराबर होता है। अपन यूं कह सकते हैं कि विस्थापन की दर के बराबर होता है, यानी कि आप यूं कह दीजिए वेग बराबर क्या कह सकते हो आप, विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग बराबर बन गया है विस्थापन बटे में समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल, ये वेग के लिए फॉर्मूला बना दिया। अब इसमें देखो एक एक करके अपन वेग को जानेंगे। दो वेगों को जानने का प्रयास करेंगे, एक तो औसत वेग और एक पहले जानेंगे, फिर उसके बाद अपन ताक्षणिक वेग। तो पहले अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर औसत वेग की। देखिए भाई औसत वेग है क्या, चूंकि कुल विस्थापन और उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय अंतराल का अनुपात क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। तो वही डेफिनेशन जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उसे ही वापस लिख रहे हैं। चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात, चूंकि कुल विस्थापन एवं उसमें लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो इसका मतलब औसत वेग क्या हुआ, देखो इसलिए औसत वेग, मैंने मान लिया कि औसत वेग जो कि सदिश राशि है तो वेक्टर का साइन अपन यूज करेंगे, तो एवी का मतलब एवरेज, अतः औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। ये तो विस्थापन हो गया और समय अंतराल क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। ये लीजिए, यही तो लिखूंगा मैं कि लगे कुल समय के विस्थापन, ये तो विस्थापन डेल्टा आर वेक्टर हो गया और समय क्या हो गया इसमें डेल्टा टी हो गया। इन दोनों का क्या ले लिया मैंने, अनुपात, और ये अनुपात ही क्या बन गया मेरे पास, औसत वेग हो गया। अब देखो इसी को अगर आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के रूप में और मैं बढ़ा दूं, किस तरह से देखिएगा।
ये x y, ये मैंने मूल बिंदु लिया हुआ है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि किसी कण के लिए या किसी वस्तु के लिए ये तो है स्थिति A और ये है स्थिति B। अगर स्थिति A से अगर कोई वस्तु स्थिति B पर आ रही है तो उसका विस्थापन क्या हो गया, ये वाला इसका विस्थापन हो जाएगा A से B का, यहाँ से यहाँ तक का। ये स्थिति सदिश स्मॉल r1 वेक्टर हो जाएगा, ये स्थिति सदिश स्मॉल r2 वेक्टर हो जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये तो है समय t1 पर स्थिति और ये है समय t2 पर स्थिति, तो इसका विस्थापन डेल्टा r अपने पास ज्ञात हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जिसको अपन x और y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो देखो उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन लिख देते हैं कि यदि मैं ये कह देता हूँ यदि समय स्मॉल t पर, यदि समय स्मॉल t1 पर यानी प्रारंभिक स्थिति पर, यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति, t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर, यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो स्मॉल r1 पर क्या स्थिति होगी उसकी, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट के रूप में अगर बात करूं तो इसे मैं कैसे लिखूंगा भैया, x1 i के प्लस y1 j के। यदि समय स्मॉल t1 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i1 प्लस y1 j1 j कैप सॉरी i के प्लस j कैप, तथा समय स्मॉल t2 पर वस्तु की स्थिति तथा समय स्मॉल t2 पर वस्तु की स्थिति स्मॉल r2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 i के प्लस y2 j के, यही तो लिखा जाएगा। हो तो देखिए अगर अपने पास ये दो स्थितियां दे रखी हैं तो वस्तु का कुल विस्थापन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। हो तो वस्तु का कुल विस्थापन डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वस्तु का कुल विस्थापन डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। या मैं इसे आगे और लिख सकता हूं, देखो कैसे ही, डेल्टा r वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा r2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x2 i कैप y2 j कैप माइनस x1 वेक्टर, ये वैल्यू है मेरे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप। या मैं इसे, आप जानते हैं कि सदिश संयोजन या सदिश का व्यवकलन होता है, वो अपन किस प्रकार से उसे अपन लिख सकते हैं, तो यह मैं इसे x2 i कैप प्लस y2 i कैप को मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1 i कैप, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही इसे मैं कह सकता हूं y2 माइनस y1 j कैप, ये लो, ये मेरे पास इसका विस्थापन आ गया। एवं अगर मैं समय की बात करूं तो देखो समय अंतराल डेल्टा t इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाएगा, t2 माइनस t1, या यूँ कह सकता हूं कि t2 माइनस t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा t। तो इसलिए वस्तु का औसत वेग क्या हो गया भाई, इसमें वैल्यू रख दीजिए इन दोनों का, इस फॉर्मूले मान रख देंगे अपन। तो देखो इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अतः वस्तु का औसत वेग, तो क्या औसत वेग हो जाएगा, देखो v एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू, भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला है, डेल्टा r वेक्टर अपॉन में डेल्टा t है। अब डेल्टा r वेक्टर की जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या है, ये है। अगर मैं इस वैल्यू को लिख देता हूं तो देखो ध्यान दो, इस समीकरण 2 को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूं, पहले थोड़ा सा एक स्टेप और अपन बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से यूं,
आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसी समीकरण को आप यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू, गौर कीजिए x2 माइनस x1 है, तो इसका मतलब मैं इसे डेल्टा x भी लिख सकता हूँ, ये लो डेल्टा एक्स आई कैप, इसी तरह से ये हो जाएगा डेल्टा वाई जे कैप, ये लीजिए समीकरण नंबर ये आ जाएगी 2। तो यहां मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया है, ये विस्थापन सदिश का, द्विविमीय गति का क्या आ गया मेरे पास, विस्थापन आ गया है। अगर मैं समय की बात करूं तो देखिए A1 डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, T2 माइनस T1, समीकरण नंबर 3 आ गया। तो अब देखिए, अब अपन इसका फॉर्मूला लिख देंगे, अब देखो, अब अपन कह सकते हैं अतः वस्तु का औसत वेग, अतः वस्तु का औसत वेग। अगर वस्तु के औसत वेग की अगर अपन बात करें तो देखो v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी है। तो देखो डेल्टा आर वेक्टर की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, ये रहा डेल्टा एक्स आई कैफ डेल्टा वाई जे कैफ अपॉन में डेल्टा टी, बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अगर ऐसा आपने लिख दिया है तो देखिए समीकरण 4 तक आ चुके हैं अपन, इसी को मैं v वेक्टर एवरेज इज इक्वल टू, अब मैं इसे इस तरह से भी व्यक्त कर सकता हूं, देखो कैसे, डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन में डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये x दिशा में घटक हो गया वेग का, और ये क्या हो गया है, y दिशा में। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी किसी तल में, या यूँ कह सकते हैं द्विविमीय गति के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो से लिखा जा सकता है vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर। ये लो, ये अपन ने औसत वेग के लिए एक जनरल फॉर्मूला ले लिया। तो अपन कह सकते हैं अतः, क्या कहा जा सकता है, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का, ये औसत वेग है, इसके लंबवत घटक है x और y, लंबवत घटकों का सदिश योग ही क्या है, परिणामी औसत वेग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इजीली कह सकते हैं अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग, अतः औसत वेग के लंबवत घटकों का सदिश योग परिणामी औसत वेग के, परिणामी औसत वेग के तुल्य होता है। परिणामी औसत वेग के क्या होता है, तुल्य होता है। अब अपन इसके बाद बात करेंगे ताक्षणिक वेग की। तो देखो अपन ने यहाँ पर औसत वेग चर्चा कर ली है, अब अपन लेंगे इसके अंदर ताक्षणिक। इसे आप नोट कीजिए। तो अपने पास राष्ट्र में जो रिजल्ट आ गया है, यह आपको ध्यान रखना है कि v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जो कि अपन ने प्रूफ कर लिया है बड़े ही ईजी तरीके से, एक सिंपल मेथड से।